नेपाल की राजधानी काठमांडू में सेना की ओर से लगाया गया कर्फ्यू ज्यादातर हिस्सों से हटा लिया गया है, लेकिन नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का विरोध शुरू हो चुका है। विरोध करने वाले किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त करने और संसद भंग करने के फैसले से नाराज हैं। कुल मिलाकर नेपाल की 8 पार्टियों ने संसद भंग करने के फैसले को वापस लेते हुए तत्काल सत्र बुलाने की मांग की है। क्या यह नाराजगी एक और विद्रोह की वजह बनेगी या नेपाल अब बगावत से आगे बढ़ चुका है? अंतरिम सरकार का विरोध करने वाली पार्टियां अपनी दलील में क्या कह रही हैं? उनका विरोध किस बात को लेकर है? सुशीला कार्की अपने किन फैसलों से जेन ज़ी का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं? यह बताने से पहले आपको आज की एक तस्वीर दिखाते हैं। सुशीला कार्की आज आंदोलन के दौरान घायल लोगों से मिलने के लिए काठमांडू के अस्पताल पहुंची। यहां उन्होंने युवाओं के जख्म पर मरहम लगाया। नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन में करीब 1500 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बीती रात 9:30 बजे के करीब उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके करीब 15 घंटे के बाद ही उन्होंने काठमांडू के अस्पतालों का दौरा शुरू कर दिया। ओली सरकार की बर्बरता से नाराज युवाओं को संदेश देने के लिए यह जरूरी कदम था। अब एक बार फिर नेपाल की राजनीति में सुशीला कार्की के विरोध की तरफ आते हैं। अंतरिम सरकार का विरोध करने में सबसे आगे है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML। खुद ओली तो सामने नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने सुशीला कार्की की नियुक्ति को विडंबना बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सड़कों पर उतरकर इस फैसले का विरोध करने की अपील की है। नेपाली कांग्रेस ने सुशीला कार्की की नियुक्ति का तो विरोध नहीं किया है, लेकिन वो संसद को भंग करने के फैसले के खिलाफ है। नेपाली कांग्रेस ने कहा कि संसद भंग करने के निर्णय ने देश की लोकतांत्रिक उपलब्धियों को खतरे में डाल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी CPN माओवादी ने भी संसद भंग करने के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। नेपाल की बार एसोसिएशन भी संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ है। बार एसोसिएशन ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की की नियुक्ति को भी असंवैधानिक बताया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और सभी कानूनी विकल्पों का पता लगाएगी। जो पार्टियां सुशीला कार्की की नियुक्ति और संसद भंग करने के फैसले का विरोध कर रही हैं, उनमें से 3 पार्टियां यानी कि नेपाली कांग्रेस, ओली की पार्टी और प्रचंड की पार्टी की नेपाल में अच्छी खासी पैठ रही है। संसद भंग होने से पहले नेपाल में इनके सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यह जरूर है कि इनके खिलाफ फिलहाल नेपाल के युवा गुस्से में हैं, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि इनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन इन पार्टियों के विरोध के बावजूद सुशीला कार्की के लिए अच्छी बात यह है कि जेन ज़ी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिम सरकार बनने से खुश है। जी न्यूज ने काठमांडू के जेन ज़ी से सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने को लेकर बात की तो ये जवाब मिला। बहुत अच्छा करेगा, अभी सब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। काम करेगा ऐसे नहीं लगता मुझे। चुनौतियां आएगी, चुनौतियां, चैलेंजेस होंगे, वो कर नहीं पाएंगे, वो डिसीजन ले नहीं पाएगा। वो चैलेंज तो बहुत है और चैलेंज पार करना पड़ेगा और जो वो करप्टेड नेता है ना उसका अंडर डालना पड़ेगा, जो भी हो। सरकार बनी, क्या लगता है बदलाव आएगा? आएगा। सुशीला कार्की जी अपने सही तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। हमको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहिए। देश को भी एक नए मुकाम पे ले जाना है, इसीलिए हमें बहुत उनसे उम्मीद है। लेकिन जेन ज़ी के भीतर भी सुशीला कार्की को लेकर विरोध की कमी नहीं है। 2 दिन पहले जब नए प्रधानमंत्री को लेकर सेना मुख्यालय में बैठक हो रही थी तो बाहर जेन ज़ी के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई थी। इनकी लड़ाई का कारण था नए प्रधानमंत्री को लेकर टकराव। एक गुट जहां सुशीला कार्की का समर्थक था तो वहीं दूसरा गुट था कुलमान घिसिंग को प्रधानमंत्री बनाने की मांग करता गुट। यानी जेन ज़ी में भी नए प्रधानमंत्री को लेकर एक राय नहीं। जेन ज़ी का एक बड़ा गुट काठमांडू के मेयर बालेन शाह को नए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, लेकिन वो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो केवल चुनाव के जरिए ही देश का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। बालेन शाह ने ही सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया था। उधर जेन ज़ी से जुड़े एक और बड़े नेता हामी नेपाल के सुदन गुरुंग ने भी अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई। हालांकि यह शर्त भी रखी गई कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता सरकार का हिस्सा नहीं होगा। इसी सहमति के तहत अब रविवार को 2 और मंत्रियों की शपथ होगी। 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री के रेस में रहे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर कुलमान घिसिंग के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील ओम प्रकाश अर्याल को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।
उधर सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद जेनजी अब यह उम्मीद कर रहा है कि अंतरिम सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी, कम समय में ऐसे कदम उठाएगी कि नेपाल के युवाओं में एक उम्मीद जगे। जेनजी की प्रमुख मांगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सबसे ऊपर है। जेनजी का कहना है कि नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच हो और उन्हें सजा मिले। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की हत्या की जांच कराई जाए और हिंसा के लिए जिम्मेदारी तय हो। 2 महीने में नया संविधान तैयार हो। पीएम के लिए 2 कार्यकाल की सीमा हो, यानी कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही पीएम बन सके। प्रांतीय सरकारों को समाप्त किया जाए क्योंकि नेपाल छोटा देश है। साथ ही सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। इसके अलावा जेनजी का एक गुट नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर रहा है। उनका मानना है कि नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की बहाली होनी चाहिए। उधर प्रधानमंत्री बनते ही सुशीला कार्की एक्शन में नजर आ रही हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री ने 2 आयोगों के गठन का निर्णय लिया है। पहला न्यायिक आयोग होगा जो काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान हिंसा की जांच करेगा। दूसरा भ्रष्टाचार निवारक आयोग होगा जो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा। इसके अलावा आज पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। ओली के खिलाफ 8 सितंबर को पुलिस की बर्बरता के मामले में केस दर्ज किया गया है। सुशीला कार्की ने 5 मार्च तक आम चुनाव का ऐलान करके देश की जनता और लोगों को यह भरोसा देने की कोशिश भी की है कि वो लंबे समय तक अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बने रहना चाहती है। इन कदमों के सहारे सुशीला कार्की ने एक तरफ तो जेनजी की कई मांगों को पूरा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के विरोध को बेमानी बताने की कोशिश भी की है। राजनीतिक पार्टियों की अपील पर अंतरिम सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सुशीला कार्की लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। अगर सुशीला कार्की के फैसलों से भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म पर चोट लगेगी तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग उनके साथ होंगे। फिर राजनीतिक पार्टियों की अपील को अनसुना कर दिया जाएगा। Zee News.